नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के लिए सैम्पल पेपर को। ठीक है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम देने से पहले जब भी जाएँ इसको देख के ज़रूर जाएँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूरे सिलेबस से ये कंप्लीट दिया गया है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सके और अपनी तैयारी को चेक कर सके। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकेंगे। कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपकी क्लास से संबंधित सारे वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को आप देख लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास 10th के लिए बहुत सारे मटेरियल हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। ठीक है, नोट्स है और मैप की है। ठीक है, कंप्लीट मैप है, उसको जरूर देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है। ठीक है, यह हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से दिया गया है कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी। तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़िवाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पेपर देख लेंगे। ठीक है, सीधे हम जल्दी आंसर को देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, चलिए आपको चयन क्या करना है, इसमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है कि केंद्रीय शक्तियां, यानी कि ध्रुव केंद्रीय शक्तियों के बारे में पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि 1920 के दशक में निम्नलिखित में से किसी देश की महत्वपूर्ण विशेषता वृहत उत्पादन का चलन थी। ठीक है, इनमें से कौन सा था। तो इसमें से ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, आपके पेपर में क्या चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आपको पहचान करना है। ठीक है, कि नीचे दिए गए चित्र को देखना है आपको। ठीक है, चित्र में दिए गए वरिष्ठ साहित्यकार के नाम को पहचानिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इनका नाम क्या है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ठीक है, और ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक है। तो आप सभी को पता है कि गुलामगिरी के जो लेखक थे ज्योतिबा फूले राय थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किया था। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पेपर देख लेंगे। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ये मृदा से आपके एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी है, लेटराइट। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, लेटराइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कि दो कथन अभिकथन ए कारण आर के रूप में आपको दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो बिल्कुल सत्य है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है कि देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की आवश्यक शर्त है। यानी कि देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन के आवश्यक शर्त है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये भी कथन यानी कारण सही है, लेकिन क्या है, कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन होगा उसी तरह से आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। ठीक है, यानी ये पत्तन दे रखा है, ये प्रकार दे रखा है। ठीक है, अब कांडला जो है पत्तन, इसके बारे में देखिए। जो कांडला पत्तन है इसका जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का 4। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये विकसित पत्तन है। ठीक है, मुंबई है तो मुंबई का क्या हो जाएगा आपका कि वृहत्तम पत्तन है। ठीक है, विशाखापत्तनम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, स्थल से घिरा गहरा पत्तन है। कोलकाता क्या हो जाएगा, ये आपका क्या नदीय पत्तन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश के
क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है, इंग्लिश में भी देखेंगे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो कथन दे रखा है, ठीक है, इनको पढ़ लेंगे। कथन को देखते हैं। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया था। कारण क्या करा है? क्योंकि बेल्जियम ने सबको शामिल किया था, सबको एक साथ, सबके विचारों को ध्यान रखा था, ठीक है। अगला है कारण, संशोधन सभी को एक ही देश में एक साथ रहने में सक्षम बनाने के लिए थे। तो ये भी सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ए का जो है, सॉरी, क्वेश्चन 8 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक करना है और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वीडियो जो बनाई जा रही है तो ये हमारी जो मेहनत सफल हो जाए। और हाँ, जितने भी वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण है, ठीक है। तो संघवाद चैप्टर से दिया गया है ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं कि स्तंभ 1 और 2 को मिलान करना है। स्तंभ 1 में सूची दे रखा है और स्तंभ 2 में विषय दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर संघ सूची में कौन से विषय हो सकते हैं? संघ सूची में जो विषय होते हैं, ठीक है, वो आपके इसमें बैंकिंग आ जाएंगे। राज्य सूची का जो विषय है इसमें आपका कौन सा आ जाएगा? कृषि हो जाएगा। समवर्ती सूची में कौन सा विषय आ जाएगा? तो समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाएगा। बाकी जो बचे हुए विषय होते हैं उनको क्या अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है, यानी कंप्यूटर हो गया जैसे, ठीक है। यानी क्वेश्चन में जो 10 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो 11 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जगह नार्डिक देश में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्रीय दल द्वारा शासित है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्रीय दल द्वारा शासित है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित देशों में से किसने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। तो वह कौन सा राज्य है जिसने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है? तो वो भारत है, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल हैं, एक दल नहीं है, कई दल है, यानी कई पार्टियां यहाँ पर हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी कि विश्व बैंक द्वारा देशों की तुलना करने के लिए उनकी रिक्त स्थान सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। क्या समझी जाती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो 14 में जो फील होगा उसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपकी आय हो जाएगा, ठीक है। यानी विश्व बैंक द्वारा देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 15 के लिए क्या है, यहाँ पर एक तालिका दिया गया है। दी गई तालिका का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जो डाटा है 2019 के लिए है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिया गया है, ठीक है। अब इन आंकड़ों के आधार पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसका मानक विकास सूचकांक का स्तर सर्वाधिक है, आपको बताना है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक का जो सर्वाधिक किसका है आपको बताना है। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे आप कि प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता है, ठीक है। प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में जो परिवर्तित किया जाना जो कहलाता है वो द्वितीयक उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की एक विशेषता है? संगठित नहीं, असंगठित क्षेत्र की विशेषता से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नियम और विनियम होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता है, ठीक है। बस नियम दिखाने के लिए होता है और वास्तव में उसका कोई भी पालन नहीं होता है, ठीक है।
क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक रूप की करेंसी है। तो आधुनिक रूप की जो करेंसी है वो आप कौन सी है, आप सभी जानते हैं आजकल क्या है, कागज के नोट चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित शहरी परिवारों का कौन सा वर्ग औपचारिक क्षेत्र से ऋण का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा समृद्ध परिवार वाला। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक चुनौती है। क्वेश्चन 20 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि अनुपातहीन वृद्धि होना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन अति लघुत्तरी। ठीक है, इसके आंसर को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम खंड ख में देखते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन 2 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 21 से 1956 में श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी क्यों बढ़ गई थी, इसका आंसर देना है। तो ये पहले में लिख लेंगे 1956 में सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार तमिल की अवहेलना की गई थी। सेकेंड में कहा कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। तीसरा करा कि नए संविधान ने प्रावधान किया कि राज्य बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देगा। चौथा करा कि अन्य उदाहरण को भी स्वीकार किया जा सकता है, यानी कि और इसके अलावा भी लिखा होगा तो वो भी सही है। 22 क्वेश्चन की भारत में उपनिवेश काल के दौरान वनों के नुकसान के किन्हीं 2 कारणों को बताना है। ठीक है, पहला क्या है कि रेलवे के विस्तार के लिए, दूसरा है कृषि क्षेत्रों के विस्तार के लिए, तीसरा खनन गतिविधियों के लिए, चौथा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए। और इसके अलावा भी पॉइंट लिखा होगा तो भी सही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे आपके क्लास से संबंधित बहुत सारे मटेरियल को अपलोड किया जाता है। ठीक है, अगला है 23 क्वेश्चन में कि इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री काबूर की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आंसर देखेंगे कि इटली के क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री काबूर न तो क्रांतिकारी थे और न ही लोकतांत्रिक थे। इतालवी अभिजात वर्ग के कई अन्य धनी और शिक्षित सदस्यों की तरह इतालवी भाषा की अपेक्षा फ्रेंच भाषा का बढ़िया प्रयोग करता था। अब फ्रांस के सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था, जिसमें सार्डिनिया पिडमांट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हराने में सफल हुआ था। ठीक है, आगे अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन की 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचारों को परखना है। तो इसका देखेंगे पहला कि नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समझ सभी की समानता थी। राजनीतिक रूप से इसने सहमति से सरकार की अवधारणा पर जोर दिया। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की स्वतंत्रता और चीज़ों तथा पूंजी की आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। ठीक है, क्वेश्चन 24 का आंसर आप यहाँ पर देखेंगे कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बारे में बताना, दोनों में अंतर करना। ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पहला है कि औपचारिक स्रोतों में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई भी ऐसी संस्था नहीं होती है। औपचारिक ऋणदाताओं की अपेक्षा अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। ठीक है, खंड ग को देखते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है लघुत्तरी के। भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को बताना है आपको। पहला है कि तृतीयक क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन, चिकित्सा देखभाल, बिजली, बैंकिंग, डाकघर आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा करा है यह क्षेत्र अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों के लिए भी रोजगार सृजित करता है। तीसरा है कि कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार आदि सेवाओं का विकास होता है। चौथा करा कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। पिछले 1 दशक में या तो कुछ
नई सेवाएं जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण आवश्यक हो गई है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। आंसर कि ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा संरक्षण में नवीकरणीय संसाधन का अधिक उपयोग, ऊर्जा संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कोई 3 उपाय बताइए। तो पहला लिख सकते हैं कि निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना, लोकसभा एवं राज्यसभा में 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना जैसे प्रावधान। अगला कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूकता फैलाई गई, महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को लाभकारी बनाया जाए। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 28 देखते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है। तो देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक के उत्पादका को दूसरे रूप में बदला जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक के द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। अगला है द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित गतिविधियां होती हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से संबंधित होती हैं। सूती कपड़ा उद्योग द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है, जबकि बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन 29 को देखते हैं कि यूरोप में मुद्रण किस प्रकार अस्तित्व में आया। ठीक है। पहला है सदियों से चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप में प्रवाहित होते थे रहे। अगला कि 11वीं शताब्दी में चीनी कागज भी इसी रास्ते से यूरोप पहुंचा। अगला कि कागज ने पांडुलिपियों के उत्पादन को संभव बनाया जो कातिबों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई। अगला कि 1295 में मार्को पोलो चीन से यूरोप प्रिंट की तकनीकी लेकर पहुंचा। तख्ती की छपाई से किताबें बनना शुरू किया और जल्द ही तकनीकी यूरोप के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। ठीक है। आगे है कि विभिन्न भागों में पुस्तक मेले लगाए गए। योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे किताबों तक पहुँच आसान होने से किस प्रकार पढ़ने की संस्कृति विकसित हुई, व्याख्या करना है। पहला है पहले पढ़ना अभिजात वर्ग तक ही सीमित था, आम लोग मौखिक संस्कृति की दुनिया में रहते थे, धार्मिक किताबों का वाचन सुनाते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। आगे प्रिंटिंग प्रेस के साथ एक नई पढ़ने वाली जनता का उदय हुआ। छपाई से किताबों की कीमत कम हो गई, अधिक मात्रा में छापना संभव हुआ, पुस्तकों की बाजार में बाढ़ आ गई जो लगातार बढ़ते पाठकों तक पहुंच रही थी। अब पुस्तकें लोगों के व्यापक वर्गों तक पहुंच सकती थी। लोगों ने लोकप्रिय गाथा गीतों और लोक कथाओं को लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया और उन्हें चित्रों के साथ भी चित्रित किया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला क्यों किया, बताना आपको है। आंसर देखते हैं कि पहला भारतीय सदस्यों ने भारी विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। दूसरा है इस कानून सरकार के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की शक्ति दे दी। इसमें राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। गांधी जी इस कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग का नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इस कारण से गांधी जी ने इसके खिलाफ 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। मार्शल लॉ लागू किया गया और रेलवे एवं टेलीग्राम सेवाओं को बाधित किया गया। रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है। कोई और भी अलग पॉइंट होगा तो उसको भी आप देखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में क्यों फैल गया।
आंसर देखेंगे, युद्ध के बाद देश भर में चल रहे किसान व आदिवासी संघर्ष असहयोग आंदोलन में समाहित हो गया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। किसानों का आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। किसानों को तालुकदारों के यहाँ बेगार करना पड़ता था, जिसकी कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगार खत्म हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखेंगे यहाँ पर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती हैं, उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उत्पादन वहां स्थापित करती हैं जहां वह यह बाजारों के करीब होती है, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों। ठीक है। उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित है। विश्व स्तर पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई। ठीक है। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कारखाने और कार्यालय स्थापित करती हैं जहां सुविधाएं उपलब्ध है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित किया। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन के लिए ऑर्डर देती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर क्या साझेदारी स्थापित किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों दूर के स्थान पर क्या उत्पादन पर मजबूत प्रभाव डालती है। अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया गया किन्हीं 5 उपाय बताइए। तो पहला है, सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से बाधाओं को हटा दिया। वैश्वीकरण के लिए उदारवादी नीतियाँ लाई गई। औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, स्थापित किया गया। विदेशी कंपनियों को बिजली, पानी, मनोरंजन, परिवहन, भंडार जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आगे क्या है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई को पहले 5 वर्षों के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में लचीलेपन की भी अनुमति दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, इस कथन की पुष्टि करना है। तो देखते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों के मध्य समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र टकराव को टालने व संभालने का तरीका देता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ठीक है। चलिए अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध व्यवस्था है, इस कथन की पुष्टि करना है। आंसर की लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यानी जिम्मेदार। सरकार लोगों की ज़रूरतों एवं उम्मीदों पर ध्यान देती है। लोकतांत्रिक सरकार विधायिका के निर्णयों का उल्लंघन नहीं कर सकती। लोकतंत्र में फैसले कुछ नियमों के अनुसार होते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शी सरकार होती है। ठीक है। 33 क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में आरंभिक जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आरंभिक निर्वाह कृषि को देखते हैं। इस प्रकार की खेती अभी भी भारत के कई हिस्सों में होती है। यह कृषि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस कृषि में कुदाल, दाव और खोदने वाली छड़ियों जैसे आदि औजारों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती प्रायः मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। कर्तन दहन कृषि इसका नाम है। व्यावसायिक खेती को आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है कि इस प्रकार की खेती की मुख्य विशेषता आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। यह उच्च उत्पादकता प्राप्त करता है। कृषि के व्यावसायीकरण की स्तर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए चावल हरियाणा में एक व्यावसायिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में एक निर्वाह फसल है। ठीक है। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप कि भारत में गहन जीविका एवं रोपण कृषि की विशेषता बताइए। गहन निर्वाह कृषि देखेंगे कि भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। यह श्रम प्रधान कृषि है। जैव रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। रोपण कृषि को देखते हैं। यह एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। इस प्रकार की खेती में एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण उद्योग एवं कृषि के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ है।
रोपणकृति प्रवासी मजदूरों की सहायता से व्यापक क्षेत्र में की जाती है। कोई अन्य भी पॉइंट होगा तो लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, केस आधारित जो होते हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके आंसर को हम सीधे करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जल्दी जल्दी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 34 का भी पैराग्राफ देख लीजिए। और फिर यहाँ पर आपको क्या है 35 क्वेश्चन के पैराग्राफ को भी देख लेना, ठीक है। 35 क्वेश्चन के पैराग्राफ को भी पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर इसका आंसर करेंगे। फिर यहाँ पर क्या 36 जो क्वेश्चन है इसके भी पैराग्राफ को देख लेंगे, इसके आंसर को हम करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के अर्थ को स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ देखते हैं कि एक राजनीतिक दलों का एक समूह है, एक राजनीतिक दल, ठीक है, लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या करा कि राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है, इसका कथन की पुष्टि करना है, ठीक है। तो बड़े समाजों को प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मंच देते हैं और प्रतिनिधियों ने सरकार बनाई है, ठीक है। तीसरा आ गया कि राजनीतिक दल क्यों लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। तो राजनीतिक दल विभिन्न प्रतिनिधियों को एक साथ लाते हैं ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन किया जा सके। दूसरा है कि वे सरकार का समर्थन या अवरोध करने, नीतियां बनाने, उन्हें उचित ठहराने या विरोध करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। अगला है राजनीतिक दल उन जरूरतों को पूरा करते हैं जो हर प्रतिनिधि सरकार के पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 35 क्वेश्चन के पैराग्राफ में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम क्यों हो गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश मिलिया सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध उत्पादन में व्यस्त थी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट होगा लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी क्यों हासिल नहीं हुई। आंसर है आधुनिकीकरण की कमी और संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता, ठीक है। 35 क्वेश्चन का तीसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी क्यों हासिल नहीं हो पाई। पहला पॉइंट है ब्रिटिश माल के आयात में कमी, भारतीय कंपनियां सामान बनाने के लिए अच्छी स्थिति में थी, ठीक है। कोई अन्य कारण भी। तो 36 पैराग्राफ के आंसर भी देखते हैं। यहाँ पर क्या है, गुजरात में नदी परियोजना के विरुद्ध आंदोलन का नाम लिखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरा है क्वेश्चन, अत्यधिक वर्षा होने की दशा में अधिकतर बड़े बांध किस प्रकार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। तो भारी बारिश के दौरान बड़े बांधों से पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के किन्हीं दो लाभों को बताइए। पहला है बिजली उत्पादन, सिंचाई के लिए नहर, आसपास के क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, ठीक है। अब देखते हैं कि प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या मानचित्र के आधार पर क्वेश्चन तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा में ए में क्या लिखना आपको है कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में आपको क्या दो स्थान दिया है, ए और बी दिया गया है, ठीक है। ए में क्या भरना आपको है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सेकेंड में भरना कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, ठीक है। खबर में लिखना है कि भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र में क्या करना है आपको, किन 3 स्थानों को भरना है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को भरिए, या बेलाडीला लौ आयस की खानों को भरिए, या तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भरिए, या हल्दिया समुद्री पत्तन। इनमें से कोई 3 को भरना है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर मानचित्र को देखेंगे, इस मानचित्र को हमें फिल करना है। चलिए सीधे आंसर को देखते हैं फिर। तो ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ये ऑप्शन ए है, यानी कि दिसंबर 1920 में क्या कांग्रेस के लिए अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, नागपुर में, ठीक है। आप ये आपका तारापुर यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये नोएडा हो गया, ठीक है। ये आपका जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर में हो गया। ये आपका हल्दिया यहाँ पर हो गया, ये बेलाडीला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज़ दे रखा है, यहाँ पर आराम से देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।